मुझे बात बताएंगे सारे लोग। एक अधिनियम बताओ, मैंने आपको अधिनियम बताया था, बताइए स्वतंत्रता के लिए अधिनियम कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900, धारा कुछ बताइए, धारा क्या कहती है, क्या कहती है मुझे बताओ आप, क्या कहती है? मजा नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस बताओ, 8 कॉन्फिडेंस बता सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ। हम्म? ये क्या दो चीजें मिक्स हो गई है शायद मेरे हिसाब से, कौन कौन सी? कैबिनेट मिशन और स्वतंत्रता अधिनियम दो मिक्स हो गई है ना, कितने लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया? दोनों, बाकी ध्यान पड़ था, सुनना था बस। तो हमारा पहले तो मैंने कैबिनेट मिशन लिखा है, उसके बाद मैंने आपको बताया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। मुख्य कहते हैं कि केंद्र का टॉपिक स्वतंत्रता अधिनियम से ही स्टार्ट होता है। धारा 8 कहती है कि अंग्रेजी सत्ता या ब्रिटिश सर्वोच्च भारत से समाप्त कर दी जाएगी और भारत भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद आप भारतीय रियासतों के लिए तीन ऑप्शन है, या तो आप काम ले सकते हैं भारत में, या काम ले सकते हैं पाकिस्तान में, या कैसे रह सकते हैं। और स्वतंत्रता के समय मैंने आपको बताया था भारत में कुल कितनी रियासतें थी, जिनमें तीन कैसी थी, कौन कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन से मिलाया? ऑपरेशन विजय आता तो कौन सा? ऐसा राज्य बताओ ऐसी रियासत जिसे सैनिक कार्रवाई से मिलाया गया तो। सीएस कितनी बची, इन्हें मिलाएंगे तो क्या बनेगा? भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन से देश का? तो मैंने कहा स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें हैं, स्वतंत्र कितनी, सीएस कितनी, इन्हें मिलाकर क्या बनाना है? अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान की राजधानी कौन सी? राजस्थान की झीलों की नगरी कौन सी? झीलों की नगरी उदयपुर में कोचिंग कौन सी है? जहां पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एकीकरण। और एकीकरण में मैंने आपको धारा कौन सी बताई भाई, धारा कौन सी? अच्छा तो भारत निर्माण की जिम्मेदारी किसने ली? संस्था का क्या नाम बताया? भारतीय रियासती विभाग। दूसरा नाम रियासती सचिवालय। और ये संस्था बनाई गई जिसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन था? बीपी मेनन। इनकी जिम्मेदारी है, इनके द्वारा काय का निर्माण करने की जिम्मेदारी ली गई। अब ये तो हो गया इंडिया के मैटर में अपना संदर्भ में पढ़ना। अब अपन राजस्थान की तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा, और राजस्थान की तरफ मूव करते हैं तो अपने को क्या क्या राजस्थान की तरफ मूव करके पढ़ना है। देखिए मैंने आपको बार-बार ये बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राजाओं को घोषणा कर दी कि आप स्वतंत्र रहने का जो भी ख्वाब है वो त्याग दें, और ना ही मेरे जीते जी आप पाकिस्तान मिल सकते हो, आपको काम मिलना होगा भारत में। और ये भी चीज है कि आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, अगर आप सम्मानपूर्वक मिलते हो तो पूरी रिस्पेक्ट आपको दी जाएगी, अगर आप नहीं मिलते हो अपनी मर्जी से तो और भी तरीके, लेकिन मिलना तो कहां पड़ेगा? भारत में। तो आपके पास भारत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हाल में काम मिलना होगा भारत में। जब ये चेतावनी दी गई तो मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा भारत में जो 562 रियासतें थी उनमें से राजस्थान निर्माण के लिए कितनी रियासतें दी गई थी? पता है क्या आपको? राजस्थान निर्माण के लिए कितनी रियासतें दी गई थी? अब मैं कहूं भारत में कुल कितनी रियासतें? 565। राजस्थान के लिए कितनी दी गई? तीन क्या दिया गया? एक क्या दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश 1903, 22 और 23। इसका मतलब राजस्थान बनाने के लिए कितनी चीजें दी गई हमें? अगर इनको मिला देंगे तो हमारा क्या तैयार हो जाएगा? कितनी चीजें मिलाने से उनमें रियासत कितनी होंगी, ठिकाने कितने होंगे? एक क्या होगा, कुल कितना होगा, मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा? राजस्थान बन जाएगा। तो क्या तैयार हो जाएगा? एकीकरण। एकीकरण कितने चरणों में तैयार हुआ? टाइम कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये आप ध्यान रखना, इतने दिन में क्या तैयार हो गया हमारा। अब जो डीपली चीजें अपने को पढ़नी है वो क्या पढ़नी है कि एकीकरण के समय राजस्थान को पटेल जी द्वारा क्या क्या दिया गया। तो मेरे साथ दो तीन पॉइंट आप बनाएंगे, उसके बाद अपन थ्योरेटिकल चीजों पे पहुंचेंगे। मेरे साथ लिखेंगे लाइनों को। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल, अब कुल के आगे अपन बात करेंगे तो 1903 रियासत, तीन थे भाई ठिकाने, तीन थे ठिकाने। ठिकानों को लेकर बात करेंगे तो ठिकानों को लेकर बात आती है तो ठिकाने तीन है। तो एक तो ठिकाने का नाम था भाई लावा, आपने नाम ही सुना होगा लावा का, लेकिन लावा से रिलेटेड अपन सारे क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। देखिए कौन कौन से आएंगे, क्या मुझे बता सकते हो लावा वर्तमान में कहां है? लावा वर्तमान में कहां है? और लावा जब एकीकरण चल रहा था तब कहां था? तो प्रारंभ में कहां था लावा? फिर मैं आपसे कहूं लावा का राजा कौन था एकीकरण के समय जब लावा को मिलाया गया? तीन पॉइंट बनते हैं। अब मैं आपसे कहूं लावा वर्तमान में तो है भाई टोक में, लावा नाम की जगह वर्तमान में टोक में, लावा प्रारंभ में टोक में नहीं आता था, इसके लिए रियासत पड़ती है जयपुर। कौन सी रियासत में आता था भाई? जयपुर। इसका राजा कौन सा था? तो बंस प्रदीप सिंह। इसका जो ठिकानेदार था, जो राजा था वो था बंस प्रदीप सिंह। ठिकाना क्या, पहले ये समझो, ठिकाने से आप क्या समझते हो? ठिकाना होता है किसी रियासत है भाई कोई, उस रियासत के दूर स्थित ऐसी जगह जो ठिकाने के अंतर्गत आती है, जहां से राजा को टैक्स भी आता है लेकिन राजा डेली वहां पहुंच नहीं पाता। जैसे रियासत मान लो उदयपुर, उदयपुर के दूर एक जगह मंडलगढ़, मंडलगढ़ कहां है बताओ? तो दूर एक जगह कौन सी है? तीतोसी के अंतर्गत। अब मुझे बात बताओ, राजा डेली मंडलगढ़ जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो क्या करेगा? दूर जगह पे एक व्यक्ति नियुक्त कर देगा जिससे कहेंगे सामंत या कहेंगे ठिकानेदार, वो राजा के सेकंड टैक्स है वो यहां से वसूलेगा, राजा तक पहुंचेगा। इसका भाव क्या हुआ कि ऐसी रियासतें जिनके दूर स्थित ऐसी जगह जिनसे राजा को टैक्स आता है उन्हें ठिकाने कहते हैं, और ठिकाने रियासत के साथ चलते हैं। अब मुझे बात बताओ, अगर उदयपुर राजस्थान में मिलाया गया तो साथ में मंडलगढ़ भी मिलाया गया था भाई राजस्थान में। अगर उदयपुर को हम यूपी में मिला लेते तो मंडलगढ़ भी मिलता है यूपी में। अगर हम उदयपुर को मिला लेते एमपी में तो मंडलगढ़ भी मिल जाता एमपी में। मैं ये उदयपुर को मिला लेते भाई पाकिस्तान में मिला देते तो मंडलगढ़ भी कहां जाता? तो मंडलगढ़ के जो लोग थे वो कौन सा एकीकरण पढ़ रहे होते? पाकिस्तान एकीकरण। कौन सा एकीकरण पढ़ रहे होते? और मैं बार-बार आपको क्या पढ़ा रहा होता? जिन्ना। क्या पढ़ा रहे होते? जिन्ना। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है, जब रियासत को उठाएंगे तो साथ में ठिकाना भी कट जाएगा। जिस दिन हम जयपुर को मिलाएंगे साथ में कौन सा ठिकाना भी मिल जाएगा हमारा? लावा। कौन सा मिल जाएगा? लावा। दूसरा ठिकाना कौन सा है? देखो दूसरा ठिकाना है कुशलगढ़। दूसरा ठिकाना है भाई कुशलगढ़। मुझे एक बात बताओ, कुशलगढ़ आज भी वही है जहां पहले था क्या? चेंज हुआ है क्या कुशलगढ़? नहीं, पहले भी यहीं था, आज भी वही है। कहां स्थित है भाई? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। फिर मैं आपसे कहूं कुशलगढ़ का राजा बताओ? हरिंदर सिंह। कुशलगढ़ का राजा था भाई हरिंदर सिंह। इसके बाद मैं आपसे कहूं तीसरा ठिकाना कौन सा था? तो नीम राणा। तीसरा ठिकाना कौन सा था भाई? अब मैं आपसे कहूं ये जो नीम राणा था ये वर्तमान में कहां है? तो ये कोटपुतली मैरोड में। वर्तमान में कहां है? ये कोटपुतली मैरोड में। ये स्थित है भाई वर्तमान में कोटपुतली मैरोड में। लेकिन मैं कहूं वर्तमान में, अगर ये कोटपुतली में तो प्रारंभ में कहां था? अलवर में। जब तक 19 जिले नहीं बने थे ये क्या क्या 7 अलवर का। फिर मैं आपसे कहूं नीम राणा का राजा कौन था? तो राव राजेंद्र सिंह। कौन सा सिंह है भाई? राव राजेंद्र सिंह। अब यहां से प्रक्रिया बन गई। अब मैं आपसे सीधे सीधे कैसे कितने ठिकाने पढ़ोगे आप? साथ में 3। और एक क्या है भाई अपने राजस्थान में समय केंद्र शासित प्रदेश। एक था केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा था बता सकते हो क्या? अजमेर मेरवाड़ा। मुझे एक बात बताओ, केंद्र शासित प्रदेश आप क्या समझते हो? क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश? राज्यों का सेंट्रल गवर्नमेंट इसे ध्यान नहीं देती है। राज्यपाल चलाता है। तो राजस्थान को कौन चला रहा है? राज्यपाल नहीं होता राज्य में? मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी था। बताओ, अब मैं आपको सीधे सीधे इसका फॉर्मूला बताता हूं। गांव की परिभाषा बताऊं या प्रशासनिक परिभाषा बताऊं? प्रशासनिक तो ऐसी है, ऐसी सिटी की व्यवस्था
जिसकी अलग सरकार होती है, अलग विधानसभा होती है। और गांव में बताते हैं ऐसा सिटी का भाग, नगर यानी सिटी का ऐसा भाग जिसके अंतर्गत गांव नहीं आते, केवल नगरीय व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत गांव नहीं आते। अब उदयपुर के अंतर्गत गांव आते नहीं आते, बताओ राजस्थान के अंतर्गत गांव आते नहीं आते, क्या कभी दिल्ली में सुना दिल्ली में गांव है? जिस समय सिटी का एरिया खत्म, राज्य खत्म, तो नगरीय परिवेश होता है जिसकी अलग सरकार होती है, वो कहलाता है केंद्र शासित प्रदेश। और गांव की परिभाषा ऐसी सिटी व्यवस्था जिसके अंतर्गत क्या नहीं होते, गांव, वो क्या कहलाता है? केंद्र शासित प्रदेश। तो राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अब मुझे बात बताओ, हमें एकीकरण में क्या तैयार करना है? क्या तैयार करना है? क्या हमारे पास राजस्थान नहीं था? था। तुम क्या कहते थे उसे? हमें क्या तैयार करना है? और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमसे कहा आप राजस्थान बना लीजिए, मैं आपको कितनी रियासत दे रहा हूं? 3। ठिकाने कितने दे रहा हूं? एक क्या दिया जा रहा है? अब इन्हें काउंट करो, 1903 22 22 और 1, और कुल कितनी जगह में दी गई थी राजस्थान निर्माण के लिए? 23। क्या मैं इसे कह दूं 23 आइटम दिए गए? मैं कितने आइटम दिए गए? अरे कितने आइटम? और 23 आइटम मिल जाएंगे तो क्या तैयार हो जाएगा? अरे क्या बन जाएगा? कितनी रियासत मिलेंगी? 19। कितने ठिकाने मिलेंगे? 3। एक क्या मिलेगा? फिर मैं आपसे कहूं ये बताइए आप कि इसमें कुल कितने चरण लगे 23 चीजों को मिलाने में? तो चरण कितने लगे? अरे चरण कितने लगे? 7 चरण। मैं आपको कुल समय कितना लगा इस प्रक्रिया में? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ये आप ध्यान रखोगे। ये प्रक्रिया है जिसमें पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो ऐसे बताते हैं कि राजस्थान का निर्माण हो गया। अच्छा, अजमेर को मेरवाड़ी क्यों कहते हैं? मेरवाड़ा क्यों कहते हैं? पढ़ा कभी? अजमेर के साथ मेरवाड़ी क्यों होता है? मेर जाति, कौन सी जाति रहती थी? मेर जाति, और मेर जाति फेमस इसलिए रही है या मेर जाति ने आंदोलन किया था 1818 से 1821 तक। तब अंग्रेजी सत्ता ने कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो लूटपाट किया करते थे खिलाफ, सामंतों को, दिल्ली लोगों को लूटा करते थे। लेकिन जब अंग्रेजी सत्ता ने कंट्रोल नहीं कर पाती तो अंग्रेजी सत्ता ने सैनिक टुकड़ी बनाई थी, उन्हें नियंत्रण करने के लिए कहते हैं मेरवाड़ा बटालियन। कौन सी बटालियन? मेरवाड़ा बटालियन का क्वेश्चन आजकल थोड़ा पेपर में आ रहा है। 1822 में बनाई गई थी, जिसका मुख्यालय था ब्यावर में। वो क्या बनाया गया था? कौन सी बटालियन का? अरे कौन सी बटालियन है? क्रांति का इतना बड़ा मैटर है, इतना बड़ा टॉपिक है, कम से कम 8 10 15 दिन चलता है, उसमें सारी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। ये हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? एकीकरण। हमें क्या तैयार करना है? कितने आइटम मिलाने, कितने मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा? इसे बनाने के लिए कितने चरण बनाने होंगे? कितना समय लगाना होगा? 8 वर्ष 7 माह लगेंगे या नहीं लगेंगे? इतने समय में जाकर क्या बनेगा? राजस्थान। अब मैं आपसे कहूं कितना समय कैसे लग गया, तो देखो 18 मार्च से एकीकरण तैयार चालू हुआ राजस्थान का निर्माण, और पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इनको अगर आप टाइम निकालेंगे रीजनिंग वाले से निकलवाना, ये पूरा का पूरा ये निकल जाएगा। इस दिन स्टार्ट हुआ, इस दिन अंत हुआ, रीजनिंग वालों से समय निकलवाना मैं भी निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को टाइम खराब नहीं करना है, इसलिए सीधे सीधे मैंने बता दिया। बाकी इस दिन स्टार्ट हुआ, इस दिन अंत हुआ, इनको माइनस करेंगे समय को, तो कितना समय निकल जाएगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आजकल के पेपरों का ट्रेंड क्या है? मेल मिलाप। आप आरपीएससी के क्वेश्चन उठाओ, आरपीएससी के क्वेश्चन जो ट्रेंड में है वो मेल मिलाप। 4 चीजें आपको दे देनी, 4 नाम दे लीजिए, आपको मेल करना है कौन सा वाला सही मैच है। उठा के देखो पिछले 4 साल के पेपर, पहले क्वेश्चन कितना आसान होता, 4 ऑप्शन होते थे, लगा एक छड़ना। अब मेल मिलाप में क्या चक्कर है? आपको 4 होने चाहिए। मेल मिलाप तभी बैठेगा तो 2 तो कम से कम आने चाहिए। अब एग्जाम में पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन देते थे मेल मिलाप का, तो वो क्या करते थे, पहले 2 जो देते थे उनको सही से दे देते थे, एक में 2 दे देते थे तो मिल जाता था। आजकल क्या है, 2 ऑप्शन आपको एक जैसे मिलेंगे, 3 ऑप्शन तक, 3 पॉइंट तक आपको एक जैसे मिलेंगे ऑप्शन, फिर क्वेश्चन करता है चौथे में, तो इसका मतलब आपको 3 तो कम से कम आने चाहिए। ये पैटर्न है। अब आपको ये फॉलो क्यों कर रही है आरपीएससी? क्यों? क्योंकि आजकल तुम पढ़ने लगे। राजस्थान में पहले पढ़ते नहीं थे, आजकल पढ़ने लगे। कोई 2 बजे पढ़ने आता है, कोई 4 बजे पढ़ने आता है, पहले तो ऐसा था 8 बजे पढ़ना, 12 बजे खत्म, किताब को बैग में रखो, उसके बाद देखनी है, कल 8 बजे देखनी है। आजकल आप पढ़ने लगे और ढंग से पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीजें पता है। कई बार पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो कि हमें बहुत ज्यादा आता है, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है आजकल पढ़ते हो। और आपको पता है राजस्थान में बेरोजगारी में पूरे राज्य में क्वेश्चन नंबर पे नहीं, सेकंड पे आ जाएगा, पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो पहले भी आ जाएगा। वैकेंसी नहीं आएंगी तो सबसे ज्यादा भीषण स्थिति कब हुई? कोरोना में। कब हुई भीषण स्थिति? और कोरोना में आप ये कहोगे कोरोना में क्यों हुई? क्योंकि कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा हो गए। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दो कोरोना में लाइट भी नहीं आया करती थी, तो लोग कई काम धंधे छोड़ छोड़ के काम पहुंच गए घर में। हम पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर थे। लॉकडाउन से पहले हम जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे थे? जैसे लॉकडाउन हटा हमारा स्थान कौन सा? कोई काम धंधा तो बचा नहीं लोगों का, काम धंधा छोड़ छोड़ के कहां चले गए? घर फ्री रहते थे, लाइट नहीं आती थी, तो इसलिए हमारी जनसंख्या पहले नंबर पे पहुंच गई और राजस्थान चपेट में आ गया बेरोजगारी में। और बेरोजगारी इसलिए, ये जनसंख्या तो बढ़ी है ना, तो खाने वालों की संख्या बढ़ी है, कमाने वालों की संख्या नहीं बढ़ी लॉकडाउन में, खाने वालों की बढ़ी है। अब मुझे बताओ, जो व्यक्ति इतना कमाकर अपने परिवार का पालन करता था 3 जनों का, अब वही व्यक्ति कमाकर 10 जनों का पेट पालन कर रहा है। अब ये बताओ आर्थिक मंदी होगी या नहीं होगी? वो करने वाले जाता है और उसको प्रोडक्शन करने वाले, उसे बनाने वाले कम है, बेरोजगारी कितनी होगी? जबकि हमारे राजस्थान में इतना क्षेत्रफल होने के बाद हमें बेरोजगारी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आ रही है। इसका मतलब पहले नंबर पे बेरोजगारी में कौन है आपको पता है? हिमाचल प्रदेश प्रेजेंट में सबसे बड़ी बेरोजगारी कहां है? एक राज्य से पीछे जल्दी छोड़ देंगे, पीछे क्योंकि वैकेंसी आनी नहीं है। फिर भी आपकी तो आ गई, आप वाला डिपार्टमेंट तो है, और आप वाला डिपार्टमेंट ऐसा है आप प्री तो आसानी से कर लोगे। ऐसा कितने लोगों को लगता है कि प्री नहीं कर पाएंगे? अब पहले कभी दिया, पिछला पेपर किसने दिया? आप दोनों ने। कितना स्कोर हो रहा था? तो वही क्या था, मेंस दिया, मेंस नहीं दिया, तैयारी की नहीं की। अच्छा देखो, मेंस और प्री की तैयारी बहुत डिफरेंस है। अगर आपको लगता है कि ये डिफरेंस है, मेंस में पूरा एनसीईआरटी चलता है, आपको लिखना पड़ता है पॉइंटों के हिसाब से। प्री में आपको फैक्ट याद करने पड़ते हैं, फैक्ट याद करो और प्री कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजस्थान में जो पूरी एक साल मेंस की तैयारी करें लेकिन प्री क्लियर नहीं होता। तो एक साल में क्या तैयारी करें, एक साल से मेंस की, लेकिन प्री क्लियर नहीं होता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेंस जो फैक्ट बेस नहीं है, मेंस थ्योरेटिकल बेस है उसका, यानी अपन कह सकते हैं पूरी व्यवहारिक चीज आ रही है मेंस में। बिल्कुल डिफरेंट। आपको पूरी चीज याद है, जैसे मैंने आपको लिखा तात्या टोपे, तात्या टोपे, तात्या टोपे में आपको प्री में क्या पढ़ना है? जन्म जन्म का हुआ, ये वाला गांव महाराष्ट्र में, वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, फांसी का हुई शिवपुरी एमपी में, खत्म। ये तो फैक्ट हो गया, ये तो प्री का हो गया। लेकिन जब मेंस में जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा तात्या टोपे जी थे। तात्या टोपे महाराष्ट्र में मराठी परिवार के थे, जो नाना साहब नाम का एक पेशवा हुआ करता था। नाना साहब पेशवा के सेना नायक थे, जिन्होंने गंगा नदी में पैर रखकर, गंगा नदी का जल उठाकर एक प्रण लिया था अंग्रेजों से हमेशा लड़ने का। जब तक इस धड़ों पर सिरों पर से सलामत है तब तक लड़ेंगे। ये तो मैंने अपनी ओर से जोड़ दिया। तो आपको चीजें ऐसे उठानी पड़ेगी। तो जब वो मानसिंह नरवा के पास गए तो उन्होंने विश्वासघाती से नरवा के जंगल में पकड़वा दिया गया। तो ऐसी चीजें आपको पूरी लिखनी पड़ती है। प्री में क्या पढ़ना है? जन्म का हुआ, वास्तविक नाम क्या है? फांसी का हुई, शिवपुरी नदी के किनारे, शिवपुरी एमपी में, खत्म फैक्ट। ये प्री है। मेंस में आपको पूरा लिखना है। और ये पूरा कभी छोटी गाइड में नहीं मिलता आपको। आपको गाइड पढ़ लेना जो आपको जनरल एग्जाम के पेपर में नहीं मिलता। ये मिलता है जिसमें कॉन्सेप्ट वाली जो किताबें होती है, एनसीईआरटी, आरबीएससी। और इसीलिए जो मेंस की तैयारी करते हैं उनको प्री बड़ा कठिन होता है, हार्ड होता है। इतने बड़े कॉन्टेक्ट में जो मेंस की तैयारी करने मौका मिल जाता है, मेंस क्लियर कर दे, लेकिन प्री नहीं होता क्योंकि फैक्ट याद नहीं रह पाते, ये याद नहीं रहते। उन्हें तो वही याद है, लेकिन ये नहीं करोगे तो वहां तक पहुंच कैसे पाओगे? पहुंच जाओगे क्या? और जिनका फैक्ट क्लियर है उनका ये कांसेप्ट क्लियर नहीं है। अब समस्या तो यही है। इसलिए अभी भी आपको पता है प्री का पेपर हुआ पिछली बार, एग्जाम की मेंस की एग्जाम 20 तरीके की, लेकिन बाद में पीछे हटाया था क्योंकि लोगों ने विरोध कर दिया। मेंस को 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा क्या? एक बार एक पेपर हुआ था फर्स्ट ईयर का, तो सरकार ने क्या किया, फर्स्ट ईयर के फॉर्म मंगवाए, भरवाए और 2 महीने बाद ही दे दी कि एग्जाम होगा। लोगों ने विरोध किया। अब छोड़ो की तो सुनता कौन है? सरकार सुनती नहीं है। लोगों ने खूब सारा विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में मानसरोवर में ग्राउंड बना दिया, रामलीला मैदान, उसमें धरना देना होता है, कोई बात नहीं होती सरकार पे। सारे लड़के चले गए, इतना लाठी चार्ज किया गया, इतना लाठी चार्ज किया गया कि लड़कों को वहां से भागना पड़ा। फिर आ जाते थे शाम को, मतलब पट्टी करवा के घर बैठेंगे। क्योंकि बात क्या लाइफ की बढ़ती गई तो 2 साल के मान लो, 2 साल बाद तक बढ़ती रहेगी, फिर नहीं आएगी। इसलिए जब पुरुषों पर रोक नहीं रुकी, सरकार से बात नहीं बनवाएगी, तो लड़कियों से रोक जो आप आसपास जबकि कोचिंगों में आसपास पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर की, उनसे कहा आप चलो, क्योंकि सरकार लाठी चार्ज केवल पुरुषों पे करती है, महिलाओं पे नहीं।
महिलाओं पर लाठीचार्ज करने से पहले सरकार को 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों पर लाठी बरसाने पर कोई जवाब किसी को नहीं देना, लेकिन महिलाओं के लाठी टच हो गई ना तो पूरा प्रशासन हिल जाएगा। तो महिलाएं की लड़कियां ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बात लड़कियों की नहीं मानी जा रही, तो 3 लड़कियां टंकी पर चढ़ गई। धर्मेंद्र स्टाइल, हमारी बात मानो नहीं तो हम कूद जाएंगे। मुख्यमंत्री वगैरह सब पहुंच गए, कोई पहली बात है विरोध किया, लेकिन विरोध में वो लड़कियां उतरी नहीं थी और 2 पुरुष पीछे वाली सीढ़ियों से चढ़ते हुए खाता पीना पहुंचा जाते थे। तुम लगे रहो बस, एक ना एक रोज कूदना पड़ जाए। तो उन 3 लड़कियों ने टंकी पर चढ़ के पेपर करवा दिया, पेपर की डेट कैंसिल करवा दी। और ये बेचारे इनके कितने तो आइटम जब भी हो गए, किसी का कान टूट गया, किसी नाक टूट गई, पर ये नाम लिया मैदान कोई फर्क नहीं पड़ा, सुनी कितनी लड़कियों की और डेट हटा दी। तो यही सबसे बड़ी बात है, एससीआर हटा दी की डेट। अब की बार प्री का पेपर तो आता आसान, मेंस का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, जिसके कारण मेंस में लोगों को डर भी लग रहा है कि मेंस क्लियर नहीं होगा। अब आपको पहले तो पहली बार तैयारी करें तो मेरे हिसाब से आपको पहली तैयारी प्री की करनी है, ये नहीं तो आप पहुंच नहीं पाओगे, तो कैसे करोगे? यहाँ आपको फैक्ट याद करने एक चीज याद होनी चाहिए, राजस्थान आप पढ़ते हो तो राजस्थान की हर गली की चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको राजस्थान की तैयारी करते हैं तो राजस्थान की हर गली का मंदिर में याद होना चाहिए। मंदिर से काम नहीं चलेगा, राजस्थान के लोगों आपको ये पता होना चाहिए कौन सी गली में मंदिर है, उस मंदिर में मूर्ति किसकी है, ये भी पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए मूर्ति रखी है तो उल्टी रखी हुई है, सीधी रखी हुई है, ये भी पता होना चाहिए उसमें पुजारी कौन रहता है। तो इतनी डीपली चीजें राजस्थान में पढ़ी होती है। और राजस्थान की हर गली का कल्चर में उसमें हर जगह की प्रसिद्ध चीज याद करनी पड़ती है। दुपट्टा कहां का प्रसिद्ध है, ये भी पता, छाता कहां का प्रसिद्ध है, जलेबी कहां की प्रसिद्ध है, नमकीन कहां की प्रसिद्ध है, ये राजस्थान जी के, ये राजस्थान जी के तो पढ़ना होती है फैक्ट चीजें जो केवल काय के माध्यम से होती है प्री, इसमें प्री अपने को करना होता है। और इसके लिए अपने को खूब सारी तैयारी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, इससे क्यों डरते लोग? 2% होते हैं, 2% होते तो ऐसा ही होगा कॉलेज, ज्यादातर 80% लोग जो है सेम सिलेबस है राजस्थान एसआई का और आरएसपी का, लेकिन लोग एसआई क्यों करते हैं इसके बजाय? उसका एक रीजन है, वो मेंस से नहीं डरते, वो डरते हैं इंग्लिश के पेपर से। वो किससे डरते हैं? इंग्लिश तो आज तक ही नहीं आई तो तुरंत कहां से आ जाएगी इतनी जल्दी? हिंदी तो फिर भी आप हिंदी पढ़ तो सकते हो, किताब खोल के बैठ के, जरूरत ना भी हो तो पढ़ लोगे, 2-3 किताब है, एक मिसरा की वो किताब अच्छी बता दे तो पढ़ लो। इंग्लिश में क्या पढ़ोगे आप? लेकिन बैठे रहो, किताब तो मैं देखती नहीं, तुम किताब देखते रहो। हां, ग्रामर आपको अच्छी करनी पड़ेगी, लेटर वगैरह आपको अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसको लिखने की कला भी होनी चाहिए। इनको ये नहीं पता कहां लगाना, कहां लगाना है, कहां लगाना है, पता है क्या लोगों को? तुम्हारे तो कहीं भी लग जाते, कहीं भी लग जाते, मौके के हिसाब से लगा देते तुम तो। इतनी इंग्लिश कहां आती है? तो यार क्या है ये कल्चर, क्या है एनवायरनमेंट है? क्योंकि अब जो जनरेशन आ रही है ना, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हुई आ रही है, उनकी तो इतनी खतरनाक इंग्लिश लगी, लगी तो बोल ही नहीं, तुम तो बचपन से सरकारी स्कूल में पढ़ के आए, कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हो बताओ? सरकारी स्कूल मास्टर नहीं होता इंग्लिश का, होता तो पढ़ाता नहीं था, पढ़ाता पढ़ाने आ जाता तो सो जाता था। तो बात तो पेट के साथ रहते साइंस का चलेगा, अपने लोग सबसे भारी जाता सबसे पेट लोग सबसे हल्का मारता है इंग्लिश का। तो ऐसा सरकारी स्कूल में नॉलेज कम बन जाता, तो खाते जाता मिड डे मील में जाती पूरी पहले। तो हम बात करें तो ये चीज अपने पढ़नी है, तो मुझे बात कर लेगा क्या करना, भारत में बायोलॉजी नहीं है तो क्या बात है, गरीबी से क्या, गरीबी से भारत तीसरे नंबर पे है, भारत में 300 प्लस करोड़ की आबादी है, तो तीसरे नंबर पर अमेरिका और एक है रूस, ब्रिटेन, सॉरी, तो तीसरे नंबर पर भारत सबसे ज्यादा चोरी जा रहे हैं, बुला लेंगे नहीं ज्यादा भाई, बस हम अच्छे से करते हैं। अब तो हमारे पास इतने तो आती है, फिर हमारे पास बेरोजगार कौन है? बेरोजगार पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे है, अनपढ़ बेरोजगार नहीं है, जिसको पता है मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मैं पढ़ूं, तो ठेला लगा रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कुल्फी बेच रहा है, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, बेरोजगार बेरोजगार पढ़े लिखे ये बात। और पहले पढ़े छोड़ पढ़ाने में और पढ़ने के बाद बेरोजगारी आती है। अब तो जो तो लगता है चांस आपको पहली बार मिले, लेकिन आपको 8 साल से पढ़ा है, 7 साल से पढ़ा है, तो आपका ये कि दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, बाकी किसी देश में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार नहीं होता। ये भारत का सबसे अलग होता है, सबसे पहले तो है हम पढ़े बेरोजगार रहते हैं, बिल्कुल। जबकि एनवायरनमेंट सामाजिक परिवेश में बताया कि सरकारी नौकरी ऐसी है, उसे पा लिया तो मानो स्वर्ग मिल गया तुम्हें, कुछ पानी जरूरत नहीं, कुछ मत करो, बस सरकारी नौकरी बाकी सारी चीजें हो जाएगी। ये हमारा समाज धारणा है। और 10% लोगों को 20% लास्ट मानो सरकारी नौकरी, 80% लोग क्या करते हैं? क्या वो जीना छोड़ देते हैं? क्या बाद में जीवन जीवन नहीं सरकारी नौकरी के लोग 20% लोग 80% जीवन नहीं, ये तो थिंकिंग है। और गांव में एनवायरनमेंट देखो, सरकारी नौकरी वाला आ जाए तो लोग ऐसे रिस्पॉन्स देते हैं, यही प्रधानमंत्री है। और बेरोजगार को किसी को लेना दो, उसे ऐसे देखते हैं यार पाकिस्तान से आया, इस प्रकार से हम बोलने आए हैं, तो ये कंडीशन है। अब देखो यहाँ मैंने आपको स्पेशल चीज बताई है, इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपको चैनल को याद करना है भाई, साथ याद करने टाइम कितना लगना है। जब इस टॉपिक पढ़ते ना, टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ज्यादातर आप जैसे फॉलो करिए, मेल में आपके क्वेश्चन या फॉलो करिए क्वेश्चन या पहला चैनल जैसे सही चार्ट। अगर आपको पूरा डिटेल नॉलेज नहीं होगा तो सही होंगे नहीं, कभी सही नहीं हो सकते। तो इस मेल में आप क्लिप पढ़ेंगे, पहले तो रियासत के राजा को पढ़ेंगे कि एक राजस्थान की रियासत का राजा कौन था, तो मेरे सारे चार्ट तैयार करेंगे आप, उसे याद करेंगे एक बार। एक समय शासक, समय रियासती शासक, रियासती शासक। और जब पहली बार अस्पताल में जाके उसे पूछो कि क्या किया था, इतना ज्ञान देंगे कि मैं पता नहीं कोई 16 घंटे पढ़ता है, कोई 17 घंटे पढ़ता है। ये जरूरी थोड़ी सबकी किस्मत अच्छी हो, ये तो सरस्वती के ऊपर एग्जाम हॉल में सरस्वती बैठ गई तो पार हो जाएगा, और जो कितना भी पढ़ ले सरस्वती काम नहीं कर रही है एग्जाम हॉल में तो कोई फायदा ही नहीं है। मां ये मायने नहीं रखता वो कितना था, और मायने रखता है माइंड 2 घंटे 3 घंटे कितना काम करता है, वो मायने रखता है सरस्वती आपके पास कितने देर रहती है एग्जाम हॉल में। क्या हम बात करें तो सबसे पहली बात पहले पढ़ेंगे कि एक राजा कौन था, दूसरा पढ़ेंगे जोधपुर, जोधपुर राजा कौन था, उसके बाद पढ़ेंगे जयपुर कि जयपुर राजा कौन था, उसके बाद पढ़ेंगे बीकानेर, बीकानेर का राजा कौन था, इसके बाद पढ़ेंगे कोटा, कोटा के बाद पढ़ेंगे बूंदी, बूंदी के बाद पढ़ेंगे डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद पढ़ेंगे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद पढ़ेंगे टोंक, टोंक के बाद पढ़ेंगे छापरा, छापरा के बाद पढ़ेंगे अलवर, अलवर के बाद पढ़ेंगे भरतपुर, भरतपुर के बाद पढ़ेंगे करौली, करौली। ये रियासतों के लगभग कुछ रियासतों के अपने को राजा याद करने, इन रियासतों के चार्ट याद करेंगे अपन, जिनमें अगर हम बात करें तो रियासतों के कुछ नाम लिख दिए मैंने 4 8 9 और 4 13 राजा अपने को याद करें। ठिकानों के राजा अपन लिख चुके हैं क्या? ठिकानों के राजा लावा का वंश प्रदीप सिंह, नीमराना का राजेंद्र सिंह और कुशलगढ़ का हरिंदर सिंह। अगर इसको लेकर अगर हम बात करें भाई तो उदयपुर का राजा था भूपाल सिंह, उदयपुर का जो राजा था उस राजा का नाम था भूपाल सिंह। जोधपुर का राजा था हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। जयपुर का राजा था मानसिंह, मानसिंह सेकंड। बीकानेर का राजा था शार्दुल सिंह, कोटा का राजा था भीम सिंह, बूंदी का राजा था बहादुर सिंह, डूंगरपुर का राजा था लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा का राजा था चंद्रवीर सिंह, टोंक का राजा था अजीजुद्दौला, छापरा का राजा था सुदर्शन देव, अलवर का राजा था तेज सिंह, भरतपुर का राजा था ब्रजेंद्र सिंह, करौली का राजा था गणेश पाल, और एक अपन ले ले जैसलमेर रणजीत सिंह।
ऐसे करके अपने को कुछ रियासतों के राजा याद करने हैं, क्योंकि इनका मेमोरी आ रहा है, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी रियासत का राजा कौन था, तो चार तैयार होगा, अपने को पूरे याद नहीं करने, अपने को फिक्स लास्ट में अपने को याद करने, जैसे प्रताप हो गया, प्रताप का सिंह बनाएंगे, सोई का अम्मा सिंह बनाएंगे, लेकिन अपने को नहीं पढ़ने, अपने को 14 15 जो राजा रियासतों के उनको अपने को फोकस करना है, उनको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा, पहले आप मुझे बताओगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या इसका फैक्ट हो सकता है। तीन चार के निकाल चलिए, चलेगा क्या? अरे चलेगा, चलेगा। मुझे बात बताओ सारे लोग, अगर मैं कोई तरीके से राजा कौन था भाई? उदयपुर का कौन है? जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का, कोटा का, बूंदी का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, टोंक का, और सापर का कौन था? अलवर का, भरतपुर, करौली का, और जैसलमेर का। अगर मैं नहीं चीज बता दूं, जैसे कि मैं आपसे कोई एक रियासत बताऊं कि जो क्षेत्र में सबसे बड़ी थी, ऐसी रियासत जो सबसे बड़ी थी, जोधपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी कौन सी है? मैं आपसे जनसंख्या में सबसे बड़ी कौन सी थी? जनसंख्या में बड़ी कौन सी है? लेकिन मैं सबसे छोटी कौन सी थी? सबसे छोटी कौन सी थी? मैं आपसे कोई ऐसी रियासत बताओ जो सबसे पुरानी थी, पुरानी कौन सी थी और सबसे नई? जलावन। सबसे नई कौन सी थी? आप बताओ, क्षेत्र में सबसे बड़ी, सबसे छोटी सापरा, जनसंख्या में सबसे बड़ी जयपुर, छोटी सबसे पुरानी उदयपुर, सबसे नई। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, देखो मैंने एक शब्द लिख दिया, प्रीवियस। ये शब्द सुना है क्या आपने? क्या है प्रीवियस? क्या है प्रीवियस? बताइए, प्रीवियस सुना है? बताइए क्या है प्रीवियस? इधर से राजाओं राजाओं ने अपनी इच्छा रखी, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि स्वतंत्र रहने का कोई एजेंडा नहीं है, आपको हाल में मिला होगा, भारत में सबसे ऊपर संविधान तैयार होगा, तो उस समय राजाओं ने कहा अगर आप स्वतंत्रता नहीं दे सकते हो तो हमें पेंशन फिक्स कर दो जिससे हम अपनी आजीविका चला सके, क्योंकि हम राजा हैं तो छोटे मोटे काम तो करेंगे नहीं, तो एक ऐसी फिक्स कर दो राशि जिससे हम अपनी आजीविका चला सके। तो राजाओं को दी जाने वाली पेंशन क्या कहलाती है? अब राजाओं को भारत से दी जाने वाली पेंशन को किस नाम से जानते थे? प्रीवियस। क्या आज की राजा को दी जाती है क्या? नहीं। अब मेरे को सवाल किस राजा को दी जाती थी? सबसे ज्यादा किस राजा को दी जाती थी और सबसे कम? तो प्रीवियस राजा को दी जाने वाली पेंशन हो गई। पेंशन सबसे ज्यादा किस राजा को दी थी? किसको? मानसिंह को दी थी 18 लाख, और सबसे कम शापरा को कितनी? 90,000। तो मानसिंह को सबसे ज्यादा मिलती थी, और मानसिंह को सबसे ज्यादा मिलती थी 18 लाख, और सबसे कम मिलती थी शापरा के सुदर्शन देव को 90,000। सुदर्शन देव को कितनी मिलती थी भाई? 90,000। अब मैं आपसे एक और चीज कहूं, ऐसी रियासतें बताओ जिनको अंग्रेजों ने तोपों की सलामी का दर्जा दिया था। तो राजस्थान की ऐसी रियासत जिसे सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा था इनमें से, सर्वाधिक तोपों की सलामी का दर्जा कौन सी रियासत को था? उदयपुर को 21 तोप, कितनी तोप है? लेकिन राजस्थान की ऐसी रियासतें जिन्हें तोपों की सलामी का दर्जा ही नहीं था, शापरा और किशनगढ़, कौन कौन सी हो जाएंगी जिन्हें काय का दर्जा प्राप्त नहीं था तोपों की सलामी का? अब मुझे एक बात बताओ, आज भी किसी राजा को प्रीवियस दी जा रही है क्या? इसका समाप्त की गई है, तो कब समाप्त की गई प्रीवियस? 71 में 26वां संविधान संशोधन 1971 आया, और 26वां संविधान 1971 द्वारा प्रीवियस को खत्म किया गया। उस समय हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा, उनके काल में कौन सी बस खत्म की गई? तो राजाओं को मिलने वाली क्या खत्म कर दी? देखो मानसिंह को जरूर 18 लाख सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे की मांग करने वाला उदयपुर का राजा गोपाल सिंह था, उसने मांगी थी 20 लाख रुपए की। कितने रुपए की? लेकिन पटेल जी ने एक एजेंडा दिया कि 10 लाख से ऊपर का प्रावधान नहीं है, तो आपको लास्ट पेंशन दी जाएगी 10 लाख। लेकिन बाद में 10 लाख हाईएस्ट जो दी गई थी वो गोपाल सिंह को दी गई, लेकिन जब मानसिंह को दी गई तो मानसिंह को भत्तों के अलावा यानी सैलरी के अलावा भत्ते दिए गए, और भत्तों को जोड़ा गया तो 18 लाख पहुंच गई, जिसके कारण सर्वाधिक मानी गई है वो किसकी मानी गई है? मानसिंह की। और सबसे कम किसकी मानी गई है? कितनी मानी गई? 90,000। तो मैं आपसे कहूं सबसे बड़ी रियासत कौन सी है भाई? सबसे छोटी कौन सी है? जनसंख्या में बड़ी कौन सी है? छोटी कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? नई कौन सी है? राजाओं को दी जाने वाली पेंशन क्या कहलाती है? सबसे ज्यादा किसको है? सबसे कम किसको है? खत्म कब की गई? 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। मुझे एक बात बताओ, इन सभी राज्यों में से ऐसा राजा बताओ राजस्थान के एकमात्र विकलांग राजा था, एकमात्र विकलांग राजा कौन होगा? कौन सा राजा हो जाएगा भाई? गोपाल सिंह। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत पूछे तो टोक, लेकिन टोक ऑप्शन में नहीं हो तो पालनपुर, टोक ऑप्शन में नहीं हो तो जिससे बाद में मिला दिया गया गुजरात में, पहले राजपूताना का हिस्सा था। तो ऐसे करके हमारे यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन अपन बनाएंगे, उसके बाद अपन आगे एंट्री करेंगे कि आगे क्या है, कि पटेल जी ने प्रावधान कर निकाला था रियासतों के लिए इस मसले को हल करने के लिए। तो नोट लगाते चलेंगे, 5 6 क्वेश्चन बना लो आप, क्वेश्चन बनाते चलेंगे। पहला नोट लगाएंगे, अच्छा पहले पढ़ के लोगों ने, अच्छा पहले कहीं हो या यहीं, अच्छा आप पहले ले चुके क्लास समझ लो, अच्छा एक ही क्लास ली थी, एक में सारी प्रीवियस आ गई, जितने अच्छा आप भी थे। चले आगे, हाँ मैं वही बताऊंगा आपको। मांग की गई थी 20 लाख की, 10 लाख उनका भत्ता है, तो पेंशन केवल 10 लाख है, 5 लाख आपको दिया जाएगा धार्मिक कामों के लिए और 5 लाख दिया जाएगा आपको निर्माण के लिए। तो पेंशन केवल 10 लाख मांगी गई है, 20 लाख नहीं मांगी गई। वेतन बताने मैंने क्या सैलरी 10 लाख थी, लेकिन 10 लाख ऊपर जो दे देते, वही मैं कह रहा हूँ, वेतन जो था सैलरी जो थी 10 लाख थी, 10 लाख उनको दिए गए थे, भत्तों में नहीं गिना गया, सैलरी में नहीं गिना गया, 5 लाख धार्मिक कामों के लिए और 5 लाख व्यापार निर्माण के लिए दिए गए थे, और मानसिंह की सैलरी 18 लाख की पेंशन। लेकिन उन 10 लाख को जो अनुदान है ना उन्हें पेंशन में नहीं काउंट करते, इसलिए 10 लाख की मानते हैं पेंशन। इसलिए हम सबसे ज्यादा प्रीवियस किसकी मानते हैं? 18 लाख। आज से 2 साल पहले जब आप पढ़ते थे ना, आज से 2 साल पहले कोविड के आसपास, तो आपको हमेशा सारे टीचर ये बताएंगे, किताबें भी बताती थी कि गोपाल सिंह को सर्वाधिक सैलरी मिलती थी 20 लाख। लेकिन तुरंत एनसीईआरटी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेंज कर दिया पूरा पैटर्न, उन्होंने कहा गोपाल सिंह नहीं, क्या पढ़ना है? मानसिंह। हम उनके तो पीछे, मैं भी बता रहा हूं, कोविड से पहले गोपाल सिंह ही पढ़ा जाता था 20 लाख, क्योंकि उसने मांग की थी, लेकिन एनसीईआरटी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया कि ये चेंज करो, ये गलत है, आपको मानसिंह पढ़ाना 18 लाख। कोई भी क्वेरी हो तो आपसे पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर सकता हूं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? चलिए आप आगे नोट लगाओ, पहला पहला नोट लगाएंगे, ये तो छोटा टॉपिक, बड़े टॉपिक में आओगे क्रांति में टेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। पहला नोट लगाओ, पहला नोट लिखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत। एक और चीज सारे लोग मुझे बताओ, सबको प्री करना है क्लियर? ऐसा कोई है नहीं हमें करना नहीं तो देखना है, बस देखने जाएंगे, सबको करना है ना। तो आज से और अभी से आप पर महीने की करंट पढ़ना स्टार्ट करो, 8 महीने कम से कम चाहिए, और फोकस सेंटर वाले पे, राजस्थान पे फोकस करो, सेंटर नहीं राजस्थान के करंट पे। और पिछली बार 24 23 क्वेश्चन वाली करंट का, इसका मतलब बहुत बड़ा पार्ट हो गया, 150 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन आप निकालते हो, 150 क्वेश्चन में से तो कितना एजेंट होगा? पूरी कटौती डालिए सेंटर पे, और 23 24 क्वेश्चन 25 मान लो करंट डाले, तो मानो उसमें से आधे लगभग 30 हिस्सा करंट हो गया। तो आज से हर महीने खरीदो करंट को, इससे हर महीने पढ़ना, बाकी कोचिंग वाले सभी पढ़ पाएंगे, आप अपने लेवल तैयारी करो, हर महीने पढ़नी है। और अगर आपको कहीं से 3 महीने का करंट हो जाए तो वो कलेक्टर को 8 महीने चाहिए, और तो न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, लेकिन उसमें कोई रीजन है, आप न्यूज़पेपर 1 महीने बाद देखोगे तो न्यूज़पेपर आपको मिलेगा ही नहीं, दूर दूर तक उसको पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको रेडीमेड चीज मिल जाए तो एक तो होता है क्या, खुद मेहनत करके टाइम आपको रेडीमेड चीज मिल जाए, आपको रेडीमेड मारनी है। और मैं ये मानता हूं महीने में लगभग 20 से 30 27 पेज की बुक आती है, 1 महीने हाईएस्ट 30 मान लो, 30 को आप कैसे भी पढ़ो, आप खाना खाते खाते पढ़ो, चाय पीते पढ़ो, टहलते पढ़ो,
करना है उसे, करना है, फिर उसका रिपीट दोबारा ले आओ, फिर करना है, कोई करंट याद नहीं होता, क्या बोलता है कि करंट याद हो जाए, करंट केवल हैबिट में होती है, जैसे ऑप्शन से सीख सकते, ये करना पड़ेगा, 8 महीने का रिजल्ट जाओ, और जो डेली की जा रही है, जैसे इलेक्शन बड़ी स्टेट इलेक्शन, वो भी याद करना, ऐसे मुद्दे पे आप याद करना, ऐसी चीजों को कैप्चर करके रखो, सारी चीजें याद करनी है, ऐसे मुद्दे आते हैं, ठीक है, मैं आपकी प्रीलिम्स में, ऐसे नहीं होता, नहीं सकता, इन्हें कोई लॉजिक, कोई तुक्का काम नहीं करता, याद रखना, जब आप नॉलेज नहीं तो माइनस मार्किंग में जाओगे, ये रियल, एक इकोनॉमिक्स हो गई, कोई करंट हो गई, इकोनॉमिक्स में कोई तुक्का नहीं लगता, कोई लॉजिक नहीं लगता, या पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना इको में आप तुक्का लगा सकते हो, ना ही करंट लगा सकते हो, तो आज से ध्यान रखो, हर महीने का पढ़ना ही पड़ना, तभी आप करोगे, और अगर आपने 25 क्वेश्चन का जो मैटर, अगर आप 18 19 तक पहुंच जाए ना, तो आप मान लो कि लेकिन तो आप पढ़नी है, अच्छा पढ़नी है, जो भी पढ़नी है, तो पैसे में आके ये लाइफ में आपका पीएससी हो जाएगा, लेकिन चीजें आप टारगेट कर दो, अगर आप आगे में पास करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी रणनीति यही है, तो आज से अभी से आप करंट पे ज्यादा ध्यान दो, फोकस करो, करंट याद नहीं होता है, और खुद में टाइम का रीडिंग चीजों पे ज्यादा देखो, क्योंकि बिना टाइम को लगाना होता है, न्यूज़ पेपर पढ़ोगे आप, तो याद रहेगा, महीना पढ़ोगे न्यूज़ पेपर, इसलिए रीडिंग चीजों का टाइम के पास कमी है, लेकिन आप तो एमपी पास कर सकते हैं, प्लानिंग से कर दो, अब नोट पूरा करेंगे, क्षेत्र में की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, जबकि जनसंख्या में, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, जबकि जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत जयपुर, और एग्जाम टाइम का एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आप ध्यान रखना, अगर आप तैयारी करते हो, टाइम कमेगा, टाइम होना, अगर आप कर सकते हो तो प्रत्येक टॉपिक के 10 पेजों का, एक पेज का शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करना, आप एग्जाम से पहले 10 दिन पहले पूरे की पूरी सब्जेक्ट फ्री कर सकते हो पढ़ के, 10 दिन में लास्ट में, तो शॉर्ट नोट्स यही है, अब की बार 3 लड़कों ने रैंक लगाई थी फर्स्ट ईयर में ज्योग्राफी से, एक 78 78 भी रैंक है, एक 123 भी रैंक है, अभी अपने साथ रहते थे तो तैयारी कर रहे थे, तो उनको भाई जो भी फर्स्ट पेपर तो मैंने हेल्प की थी उनकी, तो उसमें रैंक लगाई है, उनकी रणनीति क्या थी, उन्होंने सारे टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बना रखे थे सब्जेक्ट में, जो टॉपिक 10 पेजों में आ रहा था ना, उन्होंने कैसे अपने हिसाब से एक पेज में कवर कर लिया, और एक पेज को आप कितनी देर में पढ़ सकते हो बताओ, 5 मिनट 7 मिनट, तो पढ़ा हुआ तो है, अब 5 या 7 मिनट में कवर कर लोगे, वेरी गुड, तो ये बहुत बड़ा एजेंडा प्रेजेंट टाइम के एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना, अगर आपको बड़ा टारगेट अगर अचीव करना है, तो ये अचीव करने का ये शॉर्ट फॉर्मेट है, लास्ट टाइम पेपर इतना टाइम नहीं रहता कि आप सारी सब्जेक्ट को पढ़ पाओ, एक आप पढ़ते चलिए अपने हिसाब से बनाने, किसी और का दिमाग नहीं लगाना, टॉपिक पढ़ो, पढ़ने के बाद शॉर्ट नोट खुद बनाओ, और उसी बुकलेट में देखो जहां आपका टॉपिक है, लास्ट टाइम वही पढ़ना, आपको बड़ी सब्जेक्ट कोई पढ़नी नहीं, टॉपिक को जाना नहीं अंदर, अपने को फैक्ट पे ध्यान देना, प्री फैक्ट बेस है पूरा का पूरा, और जितना आप याद कर लो उतना ज्यादा यूजफुल रहेगा वो, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, जयपुर, दूसरा नोट लगाएंगे, दूसरा नोट लगाओ, और अगर आपको लगता है समस्या होती है तो मुझे पूछ लेना, मैं बना के दूंगा एक टॉपिक के, कैसे बनाते फॉर्मेट, अगर आपको लगता है कि नहीं बनाया जाएगा तो मैं आपको फॉर्मेट बना दूंगा, अब आपके समझ में आनी चाहिए, कोई दूसरा तो समझना नहीं चाहिए उसको, खुद के समझ में आनी चाहिए, ऐसे बनाने, तो खुद बनाएंगे तभी बना सकते हैं, तभी बना सकते हो, खुद बनाया जाएगा अपने अकॉर्डिंग। अब देखो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत सापरा थी, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत सापरा थी, शापरा थी, नेक्स्ट लिखेंगे राजस्थान की सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे प्राचीन या पुरानी रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन या पुरानी रियासत कौन सी बताओगे, उदयपुर, पुरानी या प्राचीन रियासत उदयपुर थी, जबकि सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी, झालावाड़ थी। ये अपने 4 क्वेश्चन बन गए, अब इसके बाद एक और एजेंडा निकाल के लाते हैं, अच्छा विकलांग एकमात्र राजा कौन था, एक और नोट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे राजस्थान का एकमात्र विकलांग शासक, राजस्थान का एकमात्र विकलांग शासक, एकमात्र विकलांग शासक उदयपुर के भोपाल सिंह जी थे, उदयपुर के भोपाल सिंह जी थे। अब प्रीवियस नाम का एजेंडा फाइनल करेंगे, मेरे साथ बनाओ इसको, यह है राजाओं को दी जाने वाली पेंशन, ये राजाओं को दी जाने वाली पेंशन सर्वाधिक किसको बताइए, मानसिंह को, सर्वाधिक प्रीवियस प्राप्त करता मानसिंह सेकंड, कितने रुपए बताए थे, 18 लाख, सबसे न्यूनतम प्राप्त करता 90,000, 90,000। अच्छा बताओ प्रीवियस कब खत्म की गई, 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, प्रधानमंत्री कौन थी हमारी, इंदिरा गांधी, ये थोड़ा लाइन थोड़ी इंपोर्टेंट है, इसमें इंपोर्टेंट लगा के चलेंगे, थोड़े पॉलिटी में भी आता है, इको का भी है और एकीकरण हिस्ट्री का भी है, इसे समाप्त किया 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। राजाओं की मर्जी थी क्या मिलने के लिए, भारत में मिलने के लिए राजाओं की मर्जी थी या स्वतंत्र रहना चाहते थे, क्या रहना चाहते थे, उन्हें यह था कि मैं स्वतंत्र रहना, मैं किसी के अंदर नहीं रहना, किसी में नहीं मिला, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको घोषणा की भाई आपके पास स्वतंत्रता का कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप अपनी रियासत को कायम में विलय कर दो, भारत में विलय कर दो। तो जब विलय करने की बात की गई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बीच का रास्ता निकालने की योजना बनाई, उन्हें पता था कि मैं विरोध करूंगा तो युद्ध की स्थिति बनेगी, रियासती राजा भड़क जाएंगे, और अगर मैं नहीं जोर लगाऊं,
एफर्ट्स नहीं लगाऊं तो भारत का निर्माण नहीं हो, तो क्या करें, विरोध भी ना हो राजाओं का और एफर्ट्स भी लग जाए और भारत का निर्माण भी हो जाए, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर मैं जबरदस्ती करता हूं तो राजा युद्ध की चैलेंज करेंगे, भड़क जाएंगे या विद्रोह फूट जाएगा। अगर मैं दबाव नहीं डालता हूं तो भारत का निर्माण अधूरा रह जाएगा। अब कोई तो बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यंत्र तो गिरते रहते हैं, उठा लो अपने यंत्र को आप। तो इस मसले को सोल्व कैसे करेंगे? अब राजा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि कोई ऐसा मसला तैयार करना है कि राजा भी विरोध ना करें और भारत का निर्माण भी हो जाए। अब ऐसा कैसे रास्ता लेकर आए? तो मुझे एक बात बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन सी संस्था के तहत काम कर रहे थे? उनकी संस्था का क्या नाम था? और मैंने एक और नाम बताया था उसका, रियासती सचिवालय, जो कब बनाई गई थी? 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन था? बीपी मेनन। उद्देश्य क्या था? भारत का निर्माण करना। तो उस संस्था के तहत उन्होंने घोषणा की, ना इनका विरोध हो और अपना काम भी हो जाए। तो उन्होंने घोषणा की, मैं भारत के राजाओं से, रियासती राजाओं से घोषणा करना चाहता हूं, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं कलह नहीं चाहता, हमको तीसरा रास्ता निकाल के लाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको तभी स्वतंत्र रखा जाएगा जब इस शर्त को पूरा करेंगे। वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख। जनसंख्या कितनी हो भाई? 10 लाख। और आय कितनी हो? 1 करोड़ रुपए। यानी रियासती विभाग में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की थी, हम आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन स्वतंत्र रहने के लिए आपको नियम फॉलो करना होगा। वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख, आय कितनी हो? 1 करोड़ रुपए। अब राजस्थान में कितनी रियासतें थी? हमारे पास 19। कितनी थी? उनमें से 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरा कर रही थी। एक का नाम था जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अब मुझे बताओ, 4 रियासतें शर्त को पूरा कर रही हैं, तो 4 रियासतों में स्वतंत्र रहने का अधिकार है। शेष कितनी बची? शेष कितनी बची? इन 15 में भगदड़ मच गई। इन 15 रियासतों में भगदड़ मच गई। अब ये क्या करें अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए, क्योंकि अगर इन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है तो इनकी पहचान अस्तित्व सब चला जाएगा, दांव पे लगा हुआ है। इनमें भगदड़ मच गई तो एक दूसरे से मिक्स होने लगी। दो रियासत, 3 रियासत संगठन बनाने लगी कि हमें कैसे भी करके मिलकर ये शर्त पूरी करनी है। लेकिन बहुत ऐसी रियासतें मिलने के बाद भी शर्त पूरा नहीं कर पाई थी। अब ऐसे में क्या करें? इस स्थिति का फायदा उठाया 3 राजाओं ने। कौन से? एक राजा था उदयपुर का, क्या नाम था उदयपुर के राजा का? भोपाल सिंह ने। एक फायदा उठाया मान सिंह ने, मान सिंह का राजा। एक फायदा उठाया लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह का राजा डोंगरपुर का। और एक फायदा उठाया भीम सिंह, भीम सिंह का राजा कहाँ का है भाई? कोटा का। इन 4 ने एक एजेंडा निकाला। इन्होंने कैसे स्थिति का फायदा उठाते? भोपाल सिंह ने घोषणा की, मैं अपने भारतीय रियासती राजाओं से घोषणा करना चाहता हूं, हमें अस्तित्व में रहना है, और अगर अस्तित्व में नहीं रहे और हम आपस में नहीं मिले तो हमारी रियासतों का अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। अस्तित्व ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? अगर तुम्हें अपनी पहचान रखनी है, अस्तित्व में रहना है, तो ग्रुप बनाइए। मैं रियासती राजाओं को आमंत्रित करता हूं एक संगठन बनाने के लिए, राजस्थान यूनियन संघ। तो मेवाड़ का राजा भोपाल सिंह क्या बनाना चाहता था भाई? राजस्थान यूनियन संघ। इसलिए संघ बनाने की योजना बनाई और इसने सबको आमंत्रित किया 25-26 जून 1946 को उदयपुर में। क्या उदयपुर में आइए, इस संगठन में भाग लें और संगठन में भाग लेके आप एक संघ का हिस्सा बन जाएं, जिससे आपकी स्वतंत्रता को, आपके अस्तित्व को खतरा ना हो। जब ये किया गया भाई, तो इसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। कितने राजाओं ने भाग लिया? 22। उनसे भोपाल सिंह ने इतना काम मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकता, आप अस्तित्व में नहीं रह सकते, आप खत्म हो जाओगे, आपकी स्वतंत्रता चली जाएगी, इसलिए ग्रुप में बने रहे। और ये जो यूनियन है, ये मैंने 3 रियासतों को मिलाकर बनाया है। एक तो है उदयपुर, एक है गुजरात और एक है मालवा। मालवा को वर्तमान में एमपी, जैसे मैं आपसे कोई राजस्थान में पतंगा कर, ये राजस्थान, ये उदयपुर। उदयपुर की दिशा में ये कौन सा राज्य है? गुजरात। इस दिशा में कौन सा राज्य है? एमपी। मध्य प्रदेश को पहले क्या कहते थे? मालवा। और इन दोनों रियासतों के राजाओं ने ग्रुप बनाया और इन दोनों राजाओं को भोपाल सिंह ने आमंत्रित किया। अब मैं आपसे कभी कहूं, राजस्थान यूनियन संघ बनाने की योजना किसकी थी? अरे कोई है? कितनी जगह मिलाकर? कौन सी? उदयपुर, गुजरात, मालवा। कब बनाने की योजना? और काम मीटिंग की गई। कितने राजा भाग गया? कितने राजा? लेकिन पटेल जी इसको विफल कर देते हैं, इसे सफल नहीं होने दिया, इसलिए सफल हो गया। तभी तो इसके बाद इन्होंने 20 लाख पैसे मांगे कि मैं लेकर तैयार हूं, 20 लाख पैसे देंगे। ये डेट पेपर में आती है कि राजस्थान यूनियन संघ कब तैयार किया गया? 25-26 जून 1940 को। मान सिंह क्या करता है? मान सिंह की बात करें तो मान सिंह क्या होता? मान सिंह ने राजपूताना संघ, मान सिंह ने राजपूताना संघ बनाने की घोषणा की। राजपूताना संघ, देखो ये जो घोषणा है, ये रियासती विभाग की स्थापना होने से पहले हुई थी कि आपको स्वतंत्र रहना है, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख, आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। पहली घोषणा हुई थी क्योंकि आयोग को 5 जुलाई 1947 को बनाना है, जबकि राजस्थान यूनियन संघ 1940 में बन गया था। तो मान सिंह क्या चाहता था भाई? राजपूताना संघ। डूंगरपुर का राजा लक्ष्मण सिंह चाहता था बघेल संघ, और कोटा का राजा भीम सिंह चाहता था हड़ौती संघ। अब मुझे बताओ, इस एवज में, इस मौके का फायदा कितने राजाओं ने उठाया? 4। मेवाड़ का राजा भोपाल सिंह क्या बनाना चाहता था? जयपुर का मान सिंह क्या बनाना चाहता था? डूंगरपुर का लक्ष्मण सिंह क्या बनाना चाहता था? और कोटा का भीम सिंह क्या बनाना चाहता था? क्या बनाना चाहता था? तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या एजेंडा है वो देखिए, मेरे साथ रहेंगे सारे लोग। अपने को टाइम खराब नहीं करना। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बे रियासतें रह सकती हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख और कुल आय कितनी बताई गई है? 1 करोड़। कुल आय 1 करोड़ रुपए। इस शर्त को राजस्थान की कितनी रियासतें पूरा करती थी? 4। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। केवल 4 रियासतें इस एजेंडे को पूरा करती थी। राजस्थान की केवल 4 रियासत। जयपुर हो गया, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। अपन अंदर के क्वेश्चन को पहले लेंगे, उसके बाद केवल चरणों को लेंगे। कितनी समितियां काम में आई राजस्थान के एकीकरण में, उस समितियां में पहले एक साथ याद होंगे, एक साथ लेंगे तो याद होंगी। इधर चरणों में काटते तो याद नहीं रहती, फिर मिस हो जाती है वो। तो अपन सारी समितियां एक साथ पढ़ेंगे, एकीकरण के दौरान कौन-कौन सी समितियां काम में आई थी। तो ये हमने कह सकते हैं, पहली रियासत स्वतंत्र रहेंगी जिनकी आय तो कितनी हो? 1 करोड़। आय कितनी हो और जनसंख्या कितनी हो? कितनी रियासतें रह सकती थी? 4। कौन-कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। बाकी रियासत में क्या हो गया? भगदड़ मच गई। भगदड़ कैसे? रियासत नहीं भाग रही थी, यानी शर्त को पूरा करने के लिए गठबंधन के लिए भाग रही थी कि हम दूसरी रियासत में जाएं। तो अगर हम बात करें भोपाल सिंह, भोपाल सिंह क्या बनाना चाहता था? बिल्कुल मेरे साथ बात पूरी को। भोपाल सिंह बनाना चाहता था, बताओ क्या बनाना चाहता था? राजस्थान यूनियन संघ। अच्छा इसकी डेट बताओ। बिल्कुल समय आपको इसका ध्यान रखना है।
25-26 जून 1940 को। अच्छा, योजना में कितनी रियासतें मिलानी थी? कौन कौन सी? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में बरसात को ढोल, स्टेट इंडियन बस, ढोल को बोलते हैं, बरसात को बात है। अच्छा, स्कॉट वाले भी बजाते हैं क्या? पहले स्कॉट वाले घास जमा देते, घास को बात देते स्कॉट वाले। आज भी होते हैं क्या? पहले स्कॉट वाले बंदे के पानी पिला देता, पानी लेके आओ सबको। अच्छा, पर तो सही है। स्कूल में भी, स्कूल में घास ये स्कॉट वाले हो गए, एनएसएस वाले हो गए, यही काम है। वो तो और उन्हें ड्रेस तो करना क्या? यहाँ तक ये बस। होते होते खुद ही पता नहीं कैसे हो जाते शाम तक तो। उदयपुर, मालवा और गुजरात। पहले आया करता स्कॉट वाला सर्टिफिकेट, काम आता तो आते ही नहीं। किसी का नहीं आता तो अब केवल किताबी काम आएगा, कोई सर्टिफिकेट काम नहीं आना। अगर मान लो आपका सर्टिफिकेट है तो गेम्स का आपका नेशनल से नीचे है ना, कोई काम नहीं है। अगर नेशनल है, नेशनल से ऊपर चाहिए, कोई यूज वाला है। हां, ये तो बोली काम करनी है। इसलिए जितने लड़के और लड़कियां गेम्स की तरफ मूव कर रहे थे वो यूथ लेकर पढ़ लो, कुछ नहीं गेम्स में। 2 साल कुछ नहीं आना, 2-3 साल का टाइम निकल जाता है, तो सबने छोड़ दिया। अब आप देखो, पहले गांव में जाते थे, छोटे-छोटे लड़के खेलते हुए, एक टीम यहां खेल रही है, एक टीम यहां खेल रही है, पूरा गांव खेल रहा था। आज चले जाओ गांव खाली है, और घर से बाहर बुजुर्ग देखेंगे, ये बात अंदर है, अंदर कोने में चल रहा है, कोने में मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो खेल को खत्म हो गए। अब ये तो विकास है ना माइंड का, और ये तो माइंड डेवलपमेंट कैसे होता है। आपका फिजिकल वर्क नहीं है ना, तो इसका काम है उतना ही स्लो हो जाएगा। आपका फिजिकल वर्क भी होना चाहिए बॉडी के लिए, आपका मेंटली वर्क भी होना चाहिए, अब कौन सा हो गया? आई वर्क रह गया सब। मेंटल का होगा, उसको कोई चीज तो मैं जाननी पड़ती है, एक तो कोई चीज बाकी सब बस कोई संसाधन काम आते हैं, बस तीसरा संसाधन लाने की जरूरत नहीं है पड़ेगा, खुद ही चलेगा। अब देखो मैं तीनों को मिलाकर, मैं बता रहा था, भूल गया, तीनों को मिलाकर बनाना था। अच्छा, 10 सम्मेलन था, कहाँ हुआ था पहली बार? उदयपुर में। उदयपुर में कितने राजा थे भाग लेने? क्या ये सब हुआ था? ऐसा पता, क्योंकि रास्ते में कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल लाठी लेके बैठा था, आ जाओ, और दोबारा हवा में से लहराता था, डर जाते थे राजा। और हनुमान सिंह को अपनी मैडम को लेके पहुंचा था, लेके पार करने वाला था, जैसे जैसे लाठी मारूंगा भाई, मैडम पीछे, हनुमान सिंह आगे, तुम आते रहना, मैं निकलता हूं पहले। तो ये सबसे बड़ी बात, तो उसके कारण ये सब हुआ। अच्छा, मानसिंह क्या बनना चाहता था? राजपूत। और लक्ष्मण सिंह ये बनना चाहता था पागल सिंह। आज मुझे लगा ढोलक वाला में। अच्छा, तो स्काउट वाले क्या नस्ल के लिए, घास के नस्ल में घास को क्या है? पंगू भी आ गया में, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आ जाएंगी। भीम सिंह सेकंड क्या करना चाहता? ये क्या बनना चाहता था? हार्दिक सिंह। ये हार्दिक सिंह बनना चाहता था। ये 4 संज्ञा करने, आपको राजस्थान यूनियन संघ में करना है, उसकी डेट इंपॉर्टेंट डेट कि राजस्थान यूनियन संघ कब बनाया गया था? 25-26 जून 1940 को। और तीन जगह मिलाकर बनाने की योजना थी, 3 उदयपुर, मालवा और गुजरात। लेकिन ये मैं आपको तीसरे चरण में बताऊंगा कि क्या हुआ था। ये तीसरे चरण में आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था, जिसके कारण ये असफल हुआ। चलिए आगे 4 पॉइंट। उदयपुर राजा बने भोपाल सिंह, क्या बनाने की योजना किसकी? राजस्थान यूनियन संघ, डेट क्या है इसकी? 25-26 जून 1940। अच्छा, मिलाना किसको था? उदयपुर, मालवा, गुजरात, कितने राजा बना लिया? ये सफल हुआ, सफल। अच्छा, मानसिंह सेकंड बनाना क्या चाहता था? लक्ष्मण सिंह क्या बनाना चाहता था? भीम सिंह क्या बनाना चाहता था? हार्दिक सिंह। अब इसे आगे मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको एक साथ सारी सुनकर याद करवा देता हूं, चरणों में आप हर देखो। सबसे पहले कुछ नाम लिखना, देखो सारे लोग। एक बात सत्यनारायण, ये तो आसान है, तो कॉमन है, बहुत ज्यादा पढ़ो। एक समिति आती है बीआर पटेल, एक समिति आती है भाई आंदोलन समिति, आंदोलन समिति। एक समिति आती है, ये भी कॉमन संकट है। एक आती है एमएम जैन समिति, एक समिति आती है भाई हरिविजय सूरी समिति, एक समिति आती है पुनर्गठन आयोग। ये राजस्थान से संबंधित है। अगर संबंधित है तो इनको अपन एक साथ याद करेंगे तो आसान हो जाएगा। याद हो सारे लोगों के बाद कुछ लिखना है, लिखने का पैटर्न लगेगा। कितनी समितियां, एक बात ये देखो, आपने कितनी समितियां पढ़ी हैं? कौन कौन सी पढ़ी आपने पहले? नहीं पढ़ी? क्यों पढ़ते नहीं थे? आप बताओ, जैसे कोई सी समिति नहीं पढ़ी? पेन मुंह में नहीं देना है। देखो इसमें देखो, ये जो पी सत्यनारायण समिति है, इसका क्या महत्व है? इसका संबंध चौथे चरण से। कौन से चरण से? यानी जयपुर को जो राजधानी बनाया गया था, वो जयपुर राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाया गया। अरे कौन सी है? तो जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी हो गई? तो मैं आपसे कहूं, राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाई गई हाई कोर्ट। कहां है हमारा? कहां हाई कोर्ट? जयपुर में। न्याय विभाग कहां है हमारा? न्याय विभाग कहां है? जोधपुर में हाई कोर्ट। जोधपुर की समिति की सिफारिश पर, जोधपुर यानी हाई कोर्ट की सिफारिश पर जोधपुर बनाया गया। ठीक है। और ये शिक्षा विभाग हुआ बीकानेर में, वन विभाग हुआ कोटा में, खनिज विभाग हुआ उदयपुर में, कृषि विभाग हुआ उदयपुर में, शिक्षा विभाग हुआ बीकानेर में। हम चरण में पढ़ेंगे उनको, जो मैं आपको जो बता रहा हूं उसका पूरा पूरा एजेंडा को देखो। सत्यनारायण समिति वो समिति है जिसकी सिफारिश पर राजधानी कौन सी बनी? हाई कोर्ट बनाया गया, चौथे चरण से संबंधित है। फिर आपको बीआर पटेल समिति क्यों बनी? बीआर पटेल समिति का नाम सुना है? सुना है क्या? किसने सुना है? आपने सुना है? क्या क्या मैं तो नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखो मैं आपसे बता देता हूं। देखो अपनी 4 रियासतें बड़ी बड़ी थी, मैं आपको चरण में याद करवा देता हूं इनको, लेकिन चरण में याद रहेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। एक साथ सारी को सारी याद होगी तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हमारे पास 4 बड़ी रियासतें, क्षेत्र में बड़ी कौन सी, जनसंख्या में बड़ी कौन सी, सबसे पुरानी कौन सी, और इनके संसद स्वतंत्र रहने की पूरी करने वाली राजधानी कौन सी बनाने की घोषणा की गई है? जोधपुर ने कहा क्षेत्र में मैं बड़ा हूं, मुझे राजधानी क्यों नहीं बनाया? बीकानेर ने कहा मुझे बताओ योग्यता कौन सी नहीं है, मेरे पास सारे संसाधन है, तो बीकानेर को बनाओ। जयपुर का राजा कहता था मुझे बनाओ, जयपुर का राजा कहता मुझे बनाओ। राजधानी को लेकर हो गया झगड़ा, राजधानी को लेकर क्या हो गया? झगड़ा। और मुख्यतः राजधानी को लेकर इन दो रियासतों में जयपुर और जोधपुर में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? अरे कौन सी है? अब दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जयपुर को राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाया गया, और राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति। दोनों की लाइन चेंज क्वेश्चन की बात एक ही है। एजेंडा है कि लक्ष्य की राजधानी लेकर, लेकिन राजधानी बनाने के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? सत्यनारायण। लेकिन राजधानी का मसला सुलझाने के लिए बनाई गई समिति कौन सी है? बीआर पटेल। इसने ऐसा क्या किया? तो आम जनता की राजधानी, आप बताइए आपको कौन सा बेस्ट लगता है? तो सबने बताया जयपुर सेंटर है। अब जयपुर को नहीं, जोधपुर तो बहुत साल में पड़ जाता, सेंटर क्या बताया? जयपुर। तो जयपुर के लिए ये राजधानी का मसला सुलझ जाएगी।
राजधानी का मसला सुलझाने के लिए। तीसरी कौन सी है? राजस्थान आंदोलन समिति परिणाम ये क्यों बनाई गई? समाजवादी पार्टी समिति उसके सदस्य राम मनोहर लोहिया कौन सा है? उसने किताब लिखी है भारत विभाजन के गुनहगार, उस राम मनोहर लोहिया के अध्यक्षता में बनाई गई, इसलिए सिफारिश की। आपको पता है कि कितना समय लगा? एक किरण में कितना समय लगा? कितने चरण लगे? चौथे चरण में समिति सिफारिश को लेकर आई, इतना समय मत लो राजस्थान बनाने में, राजस्थान को जल्दी कंप्लीट करो, इतना समय लेंगे एक चरण में, तो राजस्थान कब तक तैयार होगा? तो एक किरण को जल्दी करवाने के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? कितनी समिति हो गई? 3। चौथी कौन सी तैयारी है? मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी है? मत्स्य संघ को यानी पहले चरण को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश किसने की है? शंकर देवराय ने। फिर एमएमजे समिति क्यों आई? उसका भी रीजन है। देखो मत्स्य संघ में अपनी 4 रियासतें ए बी सी डी, ए से अलवर, बी से इंपोर्टेंट जगह, भरतपुर इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं बता रहा हूं गांव नहीं है, सिटी गांव के बेइज्जती मत करो। देखो कितनी रियासतें? अलवर और करौली, ये दोनों चाहती है राजस्थान में मिलना। और भरतपुर और धौलपुर का जो कल्चर है वो यूपी से मैच खाता है पूरी तरह से, उनका जो पूरा कल्चर यूपी के टच में, यूपी बॉर्डर पे, तो ये तो भरतपुर और धौलपुर तो चाहते हैं काम मिलाओ, अलवर और करौली चाहते हैं काम मिलाओ। विरोध हो रहा है गुट में, और गुट का विरोध शांत करने के लिए शंकर देवराय समिति के पहले तो सिफारिश की 4 राजस्थान में डालो। फिर विरोध हो रहा था तो 4 राज्यों को दिल्ली बुला लिया फरवरी में, और मैं सरकार में बैठने का अपनी राय को काम मिला चाहते हो, तो उन्होंने कहा हम यूपी में राजस्थान में, तो इसका मसला का सॉल्यूशन कैसे निकले? तो भरतपुर धौलपुर की राजधानी का फैसला करो। अगर मसले का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आप जाइए भरतपुर धौलपुर की जनता से राय ले लीजिए, जनता जो कहेगी मिला देना। तो भरतपुर धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कि काम मिलाए मत्स्य संघ को, और जनता की राय जानने के लिए बनाई गई समिति कौन सी है? भरतपुर धौलपुर की आम जनता की राय जानने के लिए बनाई गई समिति कौन सी है? तब जाकर कन्फर्म हुआ मत्स्य संघ को काम मिलाओ राजस्थान में। अरे जस्ट समिति माउंट आबू जानते हो? आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा को पटेल जी राजस्थान में लाने के मूड में नहीं थे, लेकिन आबू देलवाड़ा को जिस समिति के कहने पर राजस्थान मिलाया, समिति का नाम है आबू देलवाड़ा को, किस समिति के कहने पर मिलाया? और राज्य परिषद आयोग 7वें चरण में जो कुछ मिला है वो इस आयोग के कारण, इसकी सिफारिश पर, जिसमें आबू देलवाड़ा ले लो, आप अजमेर ले लो, और आप ले लो सुरेश टप्पा, यानी 7वें चरण में जो कुछ मिलाया वो सारा का सारा की सिफारिश में मिलाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। अब मुझे कितनी समिति हो गई? अरे कितनी? राजधानी की समिति की सिफारिश में, हाई कोर्ट जोधपुर में किसके कहने पे? राजधानी का मसला सुलझाने के लिए, जल्दी एकीकरण करवाओ, तो मत्स्य संघ को मिलाने के लिए, आम जनता की राय जानने के लिए, आबू देलवाड़ा को मिलाने के लिए, और आप राज्य पुनर्गठन आयोग 7वें चरण में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुरेश टप्पा को मिलाने के लिए, यानी 7वें चरण में जो कुछ राजस्थान मिलाया वो किस आयोग की सिफारिश में मिलाया गया? क्या सारी समिति एक साथ बन सकती है? ठीक है, एक साथ लिखेंगे, किसको सरल करना है अपने टॉपिक को, तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखना एकीकरण में या एकीकरण के दौरान प्रयुक्त समितियां। प्रयुक्त का क्या अर्थ है? प्रयोग में लाई गई या ली गई? लाई गई, लाई गई नहीं सेट होता, ली गई। पहली होता पहली का नाम पी सत्यनारायण, पहली डालेंगे, इसमें एक लाइन लिख देता हूं मैं, राजधानी जयपुर, न्याय विभाग जोधपुर। की सिफारिश की बी आर पटेल, बी आर पटेल समिति का बताओ चलो, राजधानी का मसला सुलझाने के लिए बनाई गई समिति। इसके बाद राजस्थान आंदोलन समिति, एकीकरण जल्दी करने की सिफारिश की। और इसके बाद जो बनती है शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति की अगर हम बात करें, मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने की सिफारिश की। राय जानने के लिए बनाई हरिविजय सूरी समिति, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर काम करती थी समिति, तो उसी की समिति थी, उसी का पार्ट था, नाम अलग दे दिया बस। और एक आता राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका सीधे सीधे 7वें चरण में जो कुछ मिला, जो सम्मिलित किया गया राजस्थान में, वो सारा का सारा आयोग की सिफारिश पर। ये 7 समिति होगी सीधे सीधे। किताब कितनी याद करवाई थी मैंने आपको? 3 याद है? कितनी किताबें? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन याद है क्या? नहीं याद? द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, बीबी मेनन की। दूसरी द लास्ट डे ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, इसकी लियोनार्ड मोस्ले की। ट्रांसफर ऑफ पावर, ये किसकी है? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। 3 किताबों समिति कितनी है? 7। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्मेट तैयार हो गया आपका, यानी आप अंदर तो पढ़ोगे इनको चरणों वाइज, बाकी मैंने एक साथ से लेकर एक साथ आप याद कर सकते हो कि एकीकरण में कौन सी समिति काम आई।
अच्छा मैं आपसे ये पूछ लूं, राजपूत नगर किस बात पे क्या मिला है? तो 7वें चरण में जो भी मिलेगा अजमेर मेल वाला, अबूदिल वाला और सुनील टप्पा जो एमपी से लेकर झालावाड़ में मिला है, वो सबको 7वें चरण में मिला, वो सब किस आयोग के केंद्र में मिला गया? राजपूत नगर आयोग की सिफारिश पर। अब मुझे बात बताओ, हमारे चरण कितने पूरे? इन 7 चरणों का एक शॉर्ट फॉर्मेट अपन तैयार करेंगे, उसके बाद एक एक्शन का विस्तार करेंगे। पहले शॉर्ट फॉर्मेट बनाएंगे। अब मुझे बताओ ये 7 समिति याद हो सकती है क्या? मैं आपसे कहूं राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाई, कौन सी? सत्यनारायण। फिर मैं आपसे कहूं हाईकोर्ट जोधपुर की समिति के कहने पे राजधानी का मसला सुलझाने के लिए, अच्छा एकीकरण जल्दी करवाने की सिफारिश की, मत्स्य संघ को राजस्थान में लाने की सिफारिश, जनता की राय जानने के लिए, अबू दिलवाड़ा के लिए, और 7वें चरण में जो कुछ मिला है उसके सहयोग के कहने पे याद रहेगा क्या? चलेंगे आगे? चले ना। अब 7 चरणों का शॉर्ट फॉर्मेट याद रखेंगे, उसके बाद आपको ये टॉपिक जो है उसे पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। लास्ट स्टेप पढ़ेंगे आज देखो। चरण कितने? 7। एकीकरण पढ़ने का एक रूल है, आपको प्रत्येक चरण का टाइम और नाम दोनों याद करने पड़ेंगे। कितने पॉइंट याद करने पड़ेंगे? तो टाइम और चरण का नाम। कैसे याद करेंगे? जैसे पहला चरण है, पहले शॉर्ट फॉर्मेट बना लें। पहला चरण, फिर मैंने कहा सेकंड चरण, फिर मैंने बना दिया थर्ड चरण, फिर बना दिया फोर्थ चरण, फिर बना दिया फिफ्थ चरण। चरण पूरे कितने वाले? फिर बना दिया सिक्स्थ चरण, और लास्ट में बना दिया 7वां चरण। चलिए इसको देखिए एक बार। सबसे पहले पहले चरण का टाइम याद करना, प्रत्येक चरण का। पहला चरण आया था 18 मार्च 1948 को, पहला चरण कब आया था? दूसरा चरण आया था 25 मार्च 1948 को, तीसरा चरण आया 18 अप्रैल 1948 को, चौथा चरण आया 30 मार्च 1949 को, पांचवा चरण आया 15 मई 1949 को, छठवां चरण आया 26 जनवरी 1950 को, और सातवां चरण आया 1 नवंबर 1956 को। ऐसे करके 7 चरण आए। मुझे तो पहला चरण कब आया था भाई? पहला कब आया? दूसरा कब आया? तीसरा कब आया? चौथा कब आया? पांचवा कब आया? छठवां कब आया? सातवां कब आया? वेरी गुड। अब इनके सबके नाम भी आपको आने चाहिए। पहले चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, सबके लॉजिक है और इस टॉपिक को याद करने का भी लॉजिक है, वो सब आ जाएगा चरण में। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ। तीसरे चरण का जो नाम है वो है संयुक्त राजस्थान। चौथे चरण का जो नाम है वो है प्रदेश राजस्थान। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त प्रदेश राजस्थान, संयुक्त प्रदेश राजस्थान। छठवें चरण का नाम है राजस्थान संघ, और सातवें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। सातवें चरण का नाम है वर्तमान। इसी को याद करा था मैं, इसको बनाओ एक बार। ये चरण का शॉर्ट फॉर्मेट है। अब मैं जब आप पहला चरण स्टार्ट करूंगा डीबीजी चरण में, ये फॉर्मेट आपके पास रहेगा। कौन सा आया, किस नाम से आया, कब आया, कौन सा वाला आया, बनाइए एक बार इसको। जूनागढ़, अभी राजस्थान क्या हुआ? आज राजस्थान अस्तित्व में कब आया? ऐसे करके बोलना है वर्तमान राजस्थान क्या हुआ? वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में कब आया? उसकी डेट क्या रहेगी? आंसर 1 नवंबर 1956। अब मैं आपसे पहला चरण कब आया तभी? अरे कब आया? क्या नाम था? दूसरा कब आया? क्या नाम था? तीसरा कब आया? क्या नाम था? चौथा कब आया? क्या नाम था? पांचवा कब आया? क्या नाम था? छठवां कब आया? क्या नाम था? सातवां कब आया? क्या नाम था? ऐसे करके लगता है तुम सामान्य बीत जाते हो। बीत जाना समझते हो? क्या होता है बीत जाना? थक जाते हो, अंदर वाला मामला खत्म हो जाता है। एनर्जी होता है कैसे? कुछ खाने नहीं आता कैसे? कितने बजे आते हो? फिर खाने नहीं आते, छोड़ के आते हो, तो 12 बजे तक जाके पहुंचते हो, 2.5 घंटे में पहुंचते हो। अच्छा ट्रेन से आते हो, कहां से आते हो? ये उदयपुर नहीं आता क्या? अगर मामूली से आ गए तो मामूली तो पहले पड़ जाता है, चित्तौड़गढ़ क्रॉस करते हैं। हाँ ये मुझे घूमना पड़ेगा तो पता चलेगा। संडे के दिन भी 10 घंटे क्लास रहती है। अब सुबह 9 बजे एंट्री हुई है मेरी क्लास की, 5 बजे खत्म होगी। अब 9 बजे से बोलना स्टार्ट हुआ, 5 बजे 0 मिनट पे खत्म होगा, बोलना बस शांत होगा। फिर 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे बोलूंगा लाइव। तो आप सोचो फिर घूमने का मन करता होगा, फिर तो एक ही चीज दिखती है। क्या दिखता है? हाँ क्या दिखता है? फिर बिस्तर दिखता है, फिर कुछ नहीं दिखता। थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद खुद ही पूछता मैं हूं या नहीं हूं, चेक करना पड़ता है बार-बार। सारी चीज चेक करनी पड़ती है, सब कुछ है ना सही सलामत शाम तक, तो चेक करना पड़ता है। अच्छा देखो समिति कितनी है भाई? अरे कितनी है? पहली क्या बना दो, क्या बना दो, क्या बना दो, क्या बना दो, न्याय विभाग क्यों बनाया गया? नहीं बनाया क्यों गया न्याय विभाग? हाँ खोपड़ी फूट जाती है तो फिर फैसला करने वाला भी तो चाहिए, किसने फोड़ी है? तो अदालत में बताती है तूने फोड़ी है, इसकी फोड़ी है, इसलिए तुझे जाना देना है कि तूने फोड़वाई है, और तुझे देना है कि तूने फोड़ी है। तो ये चीज में कौन बताता है? न्याय विभाग। हाई कोर्ट में जज बैठा हुआ बताता है तूने गलत किया है, फोड़। उससे पहले किसी फोड़ने के बाद हमें पश्चाताप नहीं होता कि हमने गलत किया है। पहले युद्ध होते थे, इतने लोग मर जाते थे, राजा को कोई पश्चाताप तो देखा हमने नहीं, क्योंकि सजा का प्रावधान नहीं था मारने पर। अब हमें अपील करवाया जाता है तुमने गलत किया है, इसलिए हम किसी को मार नहीं सकते। तो ये न्याय है। ये कौन सी समिति बताती है भाई? बिहार पटेल समिति क्या सुलझाएगी? कहेगा राजस्थान आंदोलन समिति क्या करेगी? जल्दी करो, क्या जल्दी करो, क्या तैयार करना है? राजस्थान कैसे करो? कौन कह रही है? समिति है, कौन कह रही है? मतलब समिति है। अगली कौन सी है? ये कहती है मिलाओ, किसको मिलाओ? कौन कह रही है? क्या करो? मिलाओ, किसको? कहां मिलाओ? अच्छा जनता की राय जानने कौन सी गई? अच्छा मेरे को आबू मिलाने वाली, और 7वें चरण में कुछ भी मिल जाए स्वाहा, तो कौन सी समिति के कहने पे ये बनकर क्या तैयार हो जाएगा? राजस्थान। और अगर मैं आपसे ये कहूं भाई अगर पढ़ते तो भोपाल सिंह क्या बनना चाहता था, और मान सिंह क्या बनना चाहता था, लक्ष्मण सिंह क्या बनना चाहता था, भीम सिंह क्या बनना चाहता था? इससे पहले अपन बात करें तो प्रीमियम राजाओं को दी जाने वाली सबसे ज्यादा कितनी, सबसे कम कितनी, कब खत्म की गई? प्रधानमंत्री बेरियासी स्वतंत्र शक्ति की जनसंख्या आई कितनी हो, कितनी रियासत आती थी इसमें? 4। कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। इसके बाद एक ही चरण में उदयपुर का राजा कौन था? जोधपुर का, जयपुर का, बीकानेर का, अच्छा कोटा का, कोटा का कौन था? अच्छा बूंदी का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, टोंक का, छाबड़ा का, अलवर का, भरतपुर का, करौली का, जैसलमेर का। बहुत याद करिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास।